आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 न्यायपालिका। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अभी पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कहीं कहीं एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग का भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 28 राज्यों में 24 राज्यों में हम लोग का उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए, 1862 ईस्वी में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है। देश के सभी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में ही रहकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य या समूह की अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, राज्य के मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, जितने भी हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो इसका जो संरक्षक है वो उच्च न्यायालय ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ही देखिए, हर एक राज्य में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, और उस स्थान की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार न्यायाधीशों की संख्या तय की जाती है। ठीक है, और ये जो न्यायाधीशों की संख्या तय करता है ये हमारा राष्ट्रपति क्या करता है, इसको तय करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। ठीक है, वहाँ की मुकदमा जितना ज़्यादा दायर होता है उसी के अनुसार वहाँ न्यायाधीशों की संख्या भी चुनी जाती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति किस तरह से होती है, इसकी नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति हेतु क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी नियुक्ति हेतु योग्यता वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा है 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, या तीसरा है 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव कर चुका हो। ठीक है, तभी वो वहाँ का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उसका शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। आगे देखिए, त्यागपत्र। यदि न्यायाधीशों को त्यागपत्र देने की आवश्यकता होती है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, ना कि राज्यपाल को। यदि न्यायाधीश किसी प्रकार का भ्रष्टाचार से जुड़े कार्य या असमर्थता से जुड़ा हो तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसको स्थानांतरण भी किया जाता है। ठीक है, यदि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण किया जाता है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजने के लिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही इसको स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ पर ही जिला व अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ठीक है, ये जितने भी जिला न्यायालय आते हैं ये सब उच्च न्यायालय के अधीन आता है। हम लोग देखिए ना, यहाँ पर ही उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है और जिला न्यायालय उच्च न्यायालय में के अधीन में ही रहकर क्या करता है, कार्यों को करता है। ठीक है, इसका प्रशासन जिला स्तर पर होता है। ठीक है, जिला का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। ठीक है, सिविल मामलों का संचालन करते समय उसे जिला जज व आपराधिक मामलों में जज का निर्णय करते समय
मामलों में न्याय का निर्णय करते समय उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत को संचालन करने पर उसे मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें ना, जिले का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय के पास होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक बार इसको देखिए आप लोग। उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के अधीन में रहकर भी सारा कार्य क्या होता है, संचालित होता है। उच्च न्यायालय को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है जिला न्यायालय और दूसरा है सत्र न्यायालय। ठीक है। और इसके अंतर्गत ही दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष होता है। ठीक है। और इसमें दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष में क्या होता है, न्यायाधीश द्वारा सुनवाई होती है। ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत आता है जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ अदालत, ये सब दीवानी पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है। और फौजदारी पक्ष के अंतर्गत आता है सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी। ठीक है। इस दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे में देखिए आप लोग, जिला अदालतों का भी अपने से अधीनस्थ अदालतों और निचली अदालतों जैसे अनुमंडलीय अदालत पर आधारित होता है। नीचे की अदालतों में सिविल मामलों को देखने के लिए आरोही क्रम में जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल सिविल जज, कोर्ट वरिष्ठ सिविल जज इत्यादि आते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। उनका नाम रखा गया है, जैसे न्याय पंचायत हो गया, ग्राम कचहरी हो गया, अदालती पंचायत हो गया, पंचायत अदालत हो गया। इन सब में भी क्या होता है, सुनवाई होता है। ठीक है। और ये फौजदारी के अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है। फौजदारी दीवानी दोनों के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, कहानी के तौर पर हम लोग को क्या कर दिया गया है, समझाया गया है। ठीक है। अच्छा, एक बार इसको समझने से पहले कुछ छूट गया है, इसको बतलाते हैं। देखिए, नियुक्ति संबंधी ना, जिला न्यायालय में नियुक्ति संबंधी जो कार्य होता है, कोई भी व्यक्ति जिसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो, ठीक है, उनको राज्यपाल जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से, ठीक है, हाई कोर्ट से पूछताछ करने के पश्चात लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वालिफाई करते हैं वो उसको राज्य सरकार क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 60 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ देखिए, कहानी के तौर पर हम लोग को बताया गया है, सरिता नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो झारखंड में रहती है और उनको कुछ लड़कों ने क्या कर दिया गया है, उसके चेहरे पर क्या कर दिया है, तेजाब डाल दिया है, जिसके कारण सरिता का जो चेहरा है वो बहुत ही खराब हो गया है। ठीक है। और उसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उसके माता पिता आते हैं और वे अपनी बेटी को न्याय दिलाने हेतु क्या करते हैं, उन लड़कों के विरोध में क्या करते हैं, वो कानून ये क्या करते हैं, जो उसके विरोध में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। एफआईआर दर्ज करते हैं। ठीक है। समाज के दुश्मन इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। ठीक है। और देखिए, सभी लोगों का ये राय रहता है कि इन जो भी बदमाश है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ठीक है। और इसकी जांच पड़ताल हेतु पुलिस क्या करती है, पूरे छानबीन करती है और आरोपियों को पकड़ता है। ठीक है। और इसका एक पक्ष होता है और एक विपक्षी होता है, दोनों में क्या होता है, लड़ाई होता है। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने पक्ष में बातों को रखते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि जो विपक्षी रहता है, ठीक है, अर्थात जो अपराधी दल रहता है वो क्या होता है, उसको सज़ा मिलता है। ठीक है। और जो सरिता को क्या होता है, सरिता को न्याय मिलता है। ठीक है। और उसे जेल जाना
पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का जो मामला होता है, जो केस होता है, उससे हम फौजदारी कानून के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए दीवानी एवं फौजदारी मामला। ठीक है, दीवानी कानून किसे कहते हैं और फौजदारी किस कानून किसे कहते हैं। इसमें देखिए दीवानी कानून का संबंध नागरिकों के अधिकारों के हनन या अवहेलना से होती है। ठीक है, उसको जो भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, कानून के तहत संविधान में जो भी अधिकार है उसके विरोध में किसी प्रकार का कार्य होता है तो इसे हम दीवानी कानून के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जैसे ज़मीन की बिक्री हो गया, बिक्री संबंधी विवाद हो गया, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधी मुद्दे, ठीक है, पति पत्नी में लड़ाई, ये सब जितने भी बातें आती है ये सब दीवानी कानून के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए फौजदारी कानून। फौजदारी कानून के अंतर्गत व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित बातें आती है। ठीक है, जैसे देखिए चोरी, डकैती, दहेज, हत्या, मारकाट, ये सब जितने भी आते हैं उसे फौजदारी कानून के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।